हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस फाइनली ओरिएंटेशन वीडियो आ चुका है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि आने वाले समय में हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और बस ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखिएगा। ये यूट्यूब वीडियो नहीं है जैसे यूट्यूब पे डलता है कि चलो यार उसको स्किप करके देख लेते हैं, मोटा मोटा क्रक्स निकाल लेंगे। ये बेसिकली मान के चलीजिए कि इस पे डिपेंड करेगा कि आपका आने वाला जो टाइम है वो कैसा होगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको बारीकी से मैं डिस्कस करूँगा। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे और शायद ये वीडियो के बिना वो क्लियर ना हो। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ओरिएंटेशन वीडियो है एंड आई थिंक ये वीडियो का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होगा। तो बस यही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें मैं बोलूँगा उनको ध्यान से समझना। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट होता है आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं, लेकिन पहला रिक्वायरमेंट ये है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, डिस्कस करूँगा और समझाऊँगा भी आप लोगों को। तो सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी सीएससी बैच, चलिए तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आपको मैं कि भाई हम करने क्या वाले हैं। देखिए बेसिकली इस वीडियो में हम थोड़ा एग्जाम के बारे में समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो आप में से काफ़ी सारे हैं जो शायद पहले अटैम्प्ट देंगे, आप में से काफ़ी ऐसे हैं जो 1-2 साल के बाद अटैम्प्ट देंगे, और आप में से ऐसे भी हैं जो शायद अपना सेकंड थर्ड अटैम्प्ट देंगे। लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। मेरा क्या पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, मेरी क्या सोच है, तो वो थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा मैक्रो प्लान आपको बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ से हम अपने बैच को आगे लेके चलेंगे, यानी कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करोगे। वीकली असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे कि भाई वीकली बेसिस पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि 90% लोगों ने इसी चीज़ के लिए ज्वाइन किया है, वो है प्रोग्रेस ट्रैकिंग, यानी कि मेरे साथ पर्सनल कनेक्टिविटी, मेरे साथ डायरेक्टली बात करना। एंड आई थिंक मैं भी इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है यही एक सबसे की फीचर होता है, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन को मैं अच्छे से ट्रैक कर पाऊंगा कि भाई आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे आपको भी पता है यार कि ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स होते नहीं हैं। मतलब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के साथ जब बात होती है बोलते हैं हमारे ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो प्रिपरेशन कर रहा है, हमारा कोई ऐसा एल्डर ब्रदर नहीं है, कोई एल्डर सिस्टर नहीं है। तो मतलब मैं ऑल अलोन हूँ इन दिस प्रिपरेशन। तो एटलीस्ट मुझे कोई एक इंसान चाहिए जिसके साथ मैं जो भी प्रॉब्लम्स मेरे को अपनी प्रिपरेशन के दौरान आ रही है मैं वो डिस्कस कर सकूँ। एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे, मतलब जहाँ तक ये एक 25-26 बैच करके हमने लॉन्च किया था, तो आधे एस्पिरेंट्स वो हैं जो 25 में दे रहे हैं और काफ़ी सारे हैं जो 26-7 में भी दे रहे हैं। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब जो 26 या 27 में दे रहे हैं वो ये मत सोचिएगा कि यार हमारे लिए या फिर ये 1 साल में सिलेबस कवर करने का हमारा टारगेट है, हमारा 26-7 में अटैम्प्ट है। इसको आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो मैं बताऊंगा उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने शायद बैच वाली वीडियो में नहीं बताई थी, है ना। गुड थिंग इज़ कि हमारे साथ टॉपर कनेक्टेड हुए हैं। अभी रिसेंटली ही 2023 का एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, मतलब कट ऑफ से 21-22 नंबर ज़्यादा, एंड जनरल कैटेगरी से हैं एंड काफ़ी अच्छा उनका स्कोर कार्ड है। तो वो हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि उनका पर्पस था कि भाई, क्योंकि वो काफ़ी इंप्रेस थे हमारा करिकुलम होता है, तो उन्होंने फिर कांटेक्ट किया कि भाई आपका जो तरीका है गाइड करने का ये मेरे को काफ़ी पसंद आया। तो कहीं ना कहीं जो भी मैंने अपनी प्रिपरेशन में सीखा है मैं वो जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली वी हैप्पीली वेलकम हिम। एंड अब जब हम आगे अपना करिकुलम को आगे लेके चलेंगे तो आपको टॉपर्स के सेशन भी दिखेंगे। तो मैं ऑब्वियसली इस वाले पोर्शन पे आगे बात करूंगा, लेकिन यस टॉपर हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो काफ़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों को आने वाले टाइम में मिलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल, और थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या बुक्स अगर आपको बाय करनी है तो कौन सी और किस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात यह है, इसको ज़रा समझिए, बहुत ही सिंपल फंडा है। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अभी सारी चीज़ें भूल जाओ। जो सबसे पहली जो कंडीशन है
वो ये है कि हमको अपना सिलेबस कवर करना है। बस पहली चीज़ तो ये है। एग्ज़ाम क्लियर वो इंसान करेगा जिसका सिलेबस क्लियर है। होता क्या है कि एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स मिस होते हैं, करंट अफेयर्स कवर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहला टारगेट होगा कि हमको सिलेबस कवर करना है। दूसरी बात यह है कि सिलेबस उसी इंसान का कवर होगा जो कंसिस्टेंट है, ठीक है, एंड डिसिप्लिन्ड है। बस ये भी आप समझ लीजिए कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप एकदम डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि देखो यार, ये अब स्कूल का कॉलेज की बात गई, यहाँ पे आपने प्रिपरेशन करनी है और आपको कोई नहीं बोलेगा कि यार पढ़ लो, एग्ज़ाम निकालना है, ऑफिसर बनना है। नहीं, अंदर से आना चाहिए कि भैया ये मेरा गोल है एंड आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो कोई आपको बोलेगा नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहोगे तब जाके सिलेबस कवर होगा, और सिलेबस कवर होगा तब जाके ही आपके एग्जाम निकालने के चांसेस है। आई होप यू आर गेटिंग इट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि 90% एस्पिरेंट्स, अगर इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो 8 से 10 लाख लोग करते हैं हर साल, मतलब नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन 8 से 10 लाख लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे को अटेम्प्ट देना है। अब जो भी एग्ज़ाम आने वाला है नज़दीक, तो 8 से 10 लाख सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में 5-6 लाख लोग देते हैं एग्ज़ाम। तो ये मान के चल लीजिए कि उन 8-10 लाख लोगों में से कम 80-90% लोग ना ही अपना सिलेबस कवर करते हैं और ना ही कंसिस्टेंट होते हैं। तो यानी कि 90% लोग तो रेस से वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने अपना सिलेबस कवर किया है और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप एक झटके में टॉप 10% में आ जाओगे। और उन टॉप 10% में आने के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थ्रू आउट द ईयर आपने ये चीज़ें करनी हैं, और अगर आप वो करेंगे तो आपको जस्ट 2-3 मंथ्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा, दैट आई कैन से। और मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में कि जो भी टास्क मैंने दिए हैं एस्पिरेंट्स को, उनमें से 90% ने उनको फॉलो नहीं किया। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से टास्क मैं देता था और मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आता था। यार सिंपल सी बात है, अगर फॉलो ही नहीं करोगे, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये करना है, इस तरीके से करना है, ये रूटीन है, ये आपका वीकली टारगेट है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो भैया कैसे हम एग्जाम के नज़दीक तक पहुँचेंगे, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही डायरेक्शन देना, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, क्या नहीं करना है पहले ही आपको वार्न कर दूंगा, क्या करना है मैंडेटरी पहले ही आपको बता दूंगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करोगे तो एक तरफा तो नहीं होती सक्सेस, है ना। तो दोनों तरफ से हमारी जब एफर्ट्स सिंक इन होंगे तब जाके कुछ बात बनेगी। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझ लीजिए। अब ज़रा थोड़ा सा अगेन हम फिर से थोड़ा सा और समझते हैं एग्ज़ाम को। देखिए, अब यहाँ पे प्लान ये है कि जब आपको फर्स्ट वीक का टारगेट मिलेगा तो उसमें जैसे एग्जाम अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस, PYQs, ये वाले टारगेट्स रहेंगे। तो वहाँ पे आप थोड़ा डीप में जाना, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करके बताता हूँ। देखो, हमारे को ना सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई UPSC में क्या क्या चीज़ें आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ। तो UPSC में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है हमारी कोर सब्जेक्ट्स की, जिसमें आता है पॉलिटी, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट यहाँ लिख देता हूँ, जगह नीचे कम है। एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड साइंस एंड टेक, ये होते हैं वो हमारे मेन कोर सब्जेक्ट्स। तो पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, लेकिन एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की डेट में। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, पहली चीज़, ठीक है। इसके बाद यानी कि सबसे पहला हमारा टारगेट ये होता है कि हमको इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। और अगर आपने इन सब को कवर कर लिया तो आपकी 60% UPSC की प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि जो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। एथिक्स होता है, GS1 में आपका होता है सोशल इश्यूज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसके बाद आता है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री। GS2 में आपका सोशल जस्टिस आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, गवर्नेंस आ गया। GS3 में आता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके मेंस में आते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये होते हैं हैवी सब्जेक्ट्स। अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो ये मान के चले जी कि अगर पॉलिटी को कवर करने में आपको
30-40 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे आप एथिक्स को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट उठा दो, उसमें आपको 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यानी कि ये जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं ये मेंस में आते हैं और ये बहुत कम टाइम भी कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है एक सीसेट, ठीक है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट होता है एस्से, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑप्शनल, ठीक है। अभी जो आंसर राइटिंग और जो मॉक्स लगाने वाली बात है वो मैं प्रैक्टिस में इंक्लूड करता हूँ। हमारा क्या टारगेट रहेगा, शॉर्ट में बताता हूँ। देखो यार, सिंपल सी बात है, हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि हमने अपने इन कोर सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है। ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि इसमें से हमने कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करना है जो थोड़े से प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि एथिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये प्रीलिम्स से पहले कवर हो जाना चाहिए, मैंडेटरी है। साथ में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और आपका आ जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट को आप ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हो और इंटरनल सिक्योरिटी ऑब्वियसली इसको आप जैसे आप IR पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप उसमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे तो फिर इंटरनल को उसको उसके साथ क्लब कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके प्रीलिम्स से पहले होनी चाहिए। और ये जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका सोशल इश्यूज़ हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके पास हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और जैसे कि टॉपर है साथ में हमारे साथ कनेक्टेड है तो आई थिंक उन्हीं के नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, दैट इज़ इट। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टू द पॉइंट कंटेंट होगा, उसी पे स्टिक करना है, दैट इज़ इट। और ये बड़े झटके में आसानी से कवर हो जाएंगे और कंटेंट रेडी है तो आप इनको मेन प्रीलिम्स के बाद भी कवर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हम प्रीलिम्स से पहले ही चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, बाकी पर्सन टू पर्सन है वो किस तरीके से लेना चाहे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी होगी हमारी ये, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होगी हमारी ये। अब आप सोच रहे होंगे कि एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, तो एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक होगी हमारी थर्ड प्रायोरिटी। क्यों? आपको ये समझना है कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनके करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि करंट ओरिएंटेड है ये। तो इनको आप प्रीलिम्स के जितने नज़दीक प्रिपेयर करोगे ना उसमें आपका फ़ायदा है। मान लीजिए कि आपने इनको अक्टूबर-नवंबर में कवर कर दिया एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को, उसके बाद भी आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। और ये मान के चले जी कि 100 में से यानी 100% में से 60-70% करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो समझदारी इसी में ही है कि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को प्रीलिम्स के जितने नज़दीक करो उतना बेटर है। आखिरी के 2 महीने एकदम प्रीलिम स्पेसिफिक रहेंगे, तो फरवरी मार्च का महीना बहुत बढ़िया होता है एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। और वही हमारा टारगेट होगा कि भैया इसको हम थर्ड प्रायोरिटी में रखेंगे और ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है पूरी UPSC प्रिपरेशन में वो है आपका ये 4 कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल, दैट इज़ इट। और जिस इंसान ने अपने ये कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल अच्छे से कवर कर दिया उसकी 60% प्रिपरेशन ऑन द स्पॉट हो गई, ये मान के चल लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर यहाँ पे पॉलिटी के साथ आपने, पॉलिटी मतलब यहाँ पे मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने अगर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लिया तो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में उसको दिक्कत नहीं आएगी, ये उसके बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। अगर ये आपने कवर कर लिया फिर आप इनको पढ़ेंगे बाद में दिक्कत नहीं होगी। किसी ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया तो सोशल इश्यूज़ में उसको दिक्कत नहीं होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊँ, बहुत सारे लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं, तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत इतना पढ़ लेंगे कि हमको एक आइडिया हो जाए कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, दैट्स इट। वर्ल्ड हिस्ट्री में पिछले 1-2 साल से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, मतलब मेंस में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, पिछले 2 साल से तो आए ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ेंगे, जस्ट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें आपको खुद से भी करनी है जब आपको PYQs और सिलेबस वाली मैं एक्टिविटीज़ दूंगा, बट अभी मैं थोड़ा आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर बचा गया इसमें, दैट्स इट, कुछ बचा ही नहीं इसमें फिर। और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑब्वियसली ये ज्योग्राफी के साथ ही आप इसको वैसे कवर कर सकते हैं, कनेक्टेड है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है ना CSAT, ये काफ़ी वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ऐसे का मैं अभी थोड़ा डिस्कस करता हूँ, आई थिंक लास्ट में मैं इनको डिस्कस करूँगा। CSAT ऐसे को लास्ट में मैंने अलग से रिमेनिंग टॉपिक्स में इनको कवर करूँगा। और ये जो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ऑप्शनल को हमको अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में ही रखना है, क्योंकि जो इनिशियल टाइम होता है, इनिशियल टाइम आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, वहाँ पे ऑप्शनल को कवर करना
मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, आई होप इससे आपको जस्ट एक मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। भाई हम बोलते हैं कोर सब्जेक्ट्स, हम क्यों कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं भाई इनका वेटेज ज़्यादा है, इनका सिलेबस ज़्यादा है, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, इंटरव्यू में भी इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं को तो सबसे पहले टारगेट करेंगे। और जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं हम इनके पीछे नींद क्यों खोएं? मैं लिटरली आपको बताऊँ, आपको ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड कर देंगे कि आपको फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास कंटेंट है, आपने पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग है अच्छी खासी, कैसे अप्रोच करना है, दैट्स इट। क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो ये है हमारा मैक्रो प्लान। देखिए मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको एग्जाम के बारे में समझाया है कि भाई हम पहली प्रायोरिटी में किसको करेंगे, यानी फेज़ 1, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में हम किसको रखेंगे, फेज़ 2, थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी। देखिए फेज़ 1 बहुत सिंपल है। फेज़ 1 में हम करेंगे कोर सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल, दैट्स इट। यानी कि ऑप्शनल आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, तो फेज़ 1 में आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे। आई थिंक वो आगे मैं अभी बताऊंगा आपको, फेजेस को मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। फेज़ 2 में हमारा टारगेट रहेगा मेंस के सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे हम 4 सब्जेक्ट्स करेंगे, उसके बाद हम मेंस के सब्जेक्ट्स पे आएंगे, और फिर फेज़ 3 में हम अपने जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स हैं मेन जीएस के कोर रिमेनिंग, यानी कि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, वो हम कवर करेंगे। और लास्ट में आता है आपका फेज़ 4, जिसमें कि हम सिर्फ फिल्म्स की तैयारी करेंगे, यानी कि यहाँ पे नो आंसर राइटिंग, नो ऑप्शनल, नो जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये चीज़ें अभी जो 26 या 27 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, घबराइए मत, आप लोगों के लिए मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा बारीकी से। अभी जस्ट चीज़ों को समझिए। ठीक है, देखिए फेज़ 1 है, फेज़ 1 हमने रखा है 6 मंथ्स। प्लान मेरा सिंपल सा ये है कि हमको 12 मंथ्स में अपना सिलेबस कवर करना है, यानी कि सिलेबस तो हमारा 10 मंथ्स में कवर होगा और आखिरी के 2 मंथ्स में वी विल बी रिवाइजिंग। तो यानी कि 1 साल में हमको इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर देनी है कि हमारा अगले साल सिलेक्शन के चांसेस एकदम बढ़िया हो जाएं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। सेकंड सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे पॉलिटी, थर्ड लेके चलेंगे इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ लेके चलेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो पहला फेज है उसमें ये 4 सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं, और इसके साथ में आपने अपने ऑप्शनल को भी कवर करना है। अगर ऑप्शनल कवर नहीं होता है, देखो 6 मंथ्स है, तो अगर आपका 100% भी कवर नहीं होता है तो एटलीस्ट 75% ऑप्शनल तो मैंडेटरी है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रखा है 6 मंथ्स का, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शनल को ऐड कर रखा है। अब मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाता हूँ। देखिए अभी क्या है ना, स्टार्टिंग में क्या है भाई, स्टार्टिंग में आपको हिस्ट्री दिया, हमने हिस्ट्री के टारगेट्स दिए, तो पूरे दिन भर में आप क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे, दैट्स इट। एक ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे, देन दूसरे पे जंप करेंगे, देन तीसरे पे जंप करेंगे। रश नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वालिटी पे फोकस करेंगे। अब स्टार्टिंग के टाइम आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भाई आपके पास टाइम है ना, तो उस टाइम को यूटिलाइज करिए और ऑप्शनल को कवर करिए। फिर उसके बाद मान लीजिए हिस्ट्री डन है, उसके बाद हम आए मान लीजिए पॉलिटी पे। अब पॉलिटी आपका एक मेन सब्जेक्ट है जिसमें आप हिस्ट्री को यहाँ पे रिवाइज करोगे, तो यानी कि अब थोड़ा सा बर्डन बढ़ रहा है। यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका बर्डन बढ़ता रहेगा। और एक चीज़ को भी दिमाग में बैठा देना कि स्टार्टिंग में आप जितना भी टाइम दे रहे हो प्रिपरेशन के लिए, वो मिनिमम टाइम होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका टाइम थोड़ा बढ़ना चाहिए। ऐसे मत सोचना कि मैं स्टार्टिंग में जोश में 8-10 घंटे दूंगा और 2-3 महीने बाद मैं फिर 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर तो यार आप पीछे चले जाओगे, है ना, नेगेटिव पोजीशन में चले जाओगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरी जो प्रिपरेशन है, मेरा जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाए। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद मान लीजिए इकोनॉमिक्स करते हैं, तो इकोनॉमिक्स हम करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पॉलिटी को रिवाइज करोगे और फिर थोड़ा सा हिस्ट्री जो पढ़ा है उसको भी वीकेंड्स में रिवाइज करोगे। अब आप देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपका जो बर्डन है ना, वो बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इनिशियल टाइम में आपको ऑप्शनल के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा स्टार्टिंग के मंथ्स में। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं बाद में ऑप्शनल को टाइम दूंगा, तो आप खुद सोचो, इसके बाद ज्योग्राफी आएगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स को भी तो रोटेशन में रिवाइज करना पड़ेगा ना। इस एग्जाम की खासियत क्या है, रिविजन एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। जिसने रिविजन एंड प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वो 1% में आता है। लिटरली 10%
मैं तो वो आते हैं जो पढ़ रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस तो बहुत कवर कर रहे हैं लेकिन रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ना के बराबर कवरेज है सिलेबस का। तो 1% में आना है तो रिविजन एंड प्रैक्टिस हैज़ टू बी रेगुलर। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसलिए ऑप्शनल को हमने फर्स्ट फेज में टारगेट करना है। बाद में नवंबर दिसंबर में बहुत से लोग ऑप्शनल स्टार्ट करते हैं, वो फंस जाते हैं, नहीं होता उनका कवर। ऐसे हाल में मान लीजिए आपने प्रीलिम्स निकाल भी दिया, फिर ऑप्शनल के चक्कर में फंस जाओगे। और लिटरली बता रहा हूँ कि आप ज़रा यूपीएससी की मार्कशीट खोलिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एक नंबर की कीमत पता है आपको? एक नंबर से 1 मार्क्स से आपकी 10 रैंक ऊपर नीचे होती है, एक नंबर से। ऑप्शनल में कोई ज़बरदस्त मार्क्स ला दे 280 300, और वहीं ऑप्शनल में अगर कोई 250 मार्क्स लाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जो 30 नंबर का जो फासला है, ये 30 नंबर कम से कम आपकी 250 रैंक ऊपर नीचे कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई कि आपको अभी से ये नहीं सोचना है कि मैं प्रीलिम्स निकालूंगा, अभी से आपने ये सोचना है कि मुझे फाइनल लिस्ट पे नंबर चाहिए। तो फाइनल लिस्ट के लिए इंटरव्यू जैसी आपकी अभी क्वालिटीज़ हैं उस पर भी वीडियो होगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मेन है मेंस में ऑप्शनल हो गया और आपकी बाकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं, तो सबको आपने टाइम देना है, और जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट, पहले हम ये लेके चलेंगे। अब आपने सोचा होगा कि भाई पहले हिस्ट्री क्यों, बहुत टाइम में पॉलिटी रिकमेंड करता हूँ। देखिए हिस्ट्री इसलिए क्योंकि यार देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हिस्ट्री को बहुत से लोगों को ये नहीं पता है, बहुतों को लगता है यार 7-8 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, लेकिन 7-8 नहीं आते हैं, ये मान के चल लीजिए 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। हिस्ट्री से, पॉलिटी से भी वही 12 से 14 क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी वही 15-16, और जोग्राफी से भी 12-14। तो ये 4 सब्जेक्ट से ही आपके 50-60 क्वेश्चन आ जाते हैं, मान के चलिए 60 क्वेश्चन के करीब इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आ जाते हैं। और हिस्ट्री से थोड़े ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये आपके लिए एक कह सकते हो कि अच्छा स्कोरर सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है। और हिस्ट्री पहले करने का एम भी ये है, देखो हिस्ट्री ना एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, प्योरली स्टैटिक सब्जेक्ट है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए और आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपने पहले ही हिस्ट्री कवर कर दिया, तो आने वाले टाइम में क्या है, आपको रिवीजन करना है। देखो बहुत सारे लोगों की ना याद करने की क्षमता बहुत कम होती है, उनको याद ही नहीं होता है। तो अगर जिनको याद नहीं होता है, तो उनके लिए भी तो कोई सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, आपने उसके सिस्टमेटिक वे में शॉर्ट नोट्स रेडी कर दिए, तो इन कमिंग टाइम जब आप उसको रिवीजन दोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। स्टैटिक सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा सिलेबस है, सबसे टफ चीज़ को पहले ही कवर कर दो, आगे का रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री इज़ काइंड ऑफ अ टफ सब्जेक्ट। टफ इसलिए क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत सारी है ना पढ़ने को, मेमोराइज करने को। एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, और साथ में हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे, क्योंकि जब आप एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न अच्छे से करोगे तो आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद पॉलिटी, ये है ईजीएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। जब आप अपना अच्छा खासा टाइम हिस्ट्री में देंगे तो पॉलिटी आपको आसान लगेगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद हम रुख करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि मैं समझता हूँ मॉडरेट है, और उसके बाद फिर अपना ज्योग्राफी जो कि मॉडरेट है। तो सिस्टमेटिक वे में हम यहाँ पे चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। और साथ में आपने अपने ऑप्शनल को टारगेट करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस बताई, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितना कितना टाइम देंगे, देखिए ये मान के चल लीजिए हमारे पास 6 मंथ्स हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को हम लगभग 2 महीने के करीब देंगे, क्योंकि इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है। जैसे एंशिएंट को 2 हफ्ते, मेडिवल को 1 हफ्ता, फिर अपने मॉडर्न को हमने 3 से 4 हफ्ते दिए, और आर्ट एंड कल्चर को 2 हफ्ता, तो 1-2 महीने तो देखो इसमें लग जाएंगे अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद पॉलिटी थोड़ा इजी है, तो 30-35 डेज में इट विल बी डन। फिर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को भी वी विल बी गिविंग 40-45 डेज, एंड देन ज्योग्राफी वही 40-45 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टारगेट ये रहेगा कि 6 मंथ्स में यू हैव टू कंप्लीट दिस, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं। यहाँ पे है थोड़ा सा चेंज, और ये शायद अगेन बहुत ही नई चीज़ है, और लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अभी आपने कोर सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, लेकिन कुछ मेंस के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फिल्म से पहले कवर करने ही करने हैं, क्योंकि भाई एथिक्स है, 250 मार्क्स का तो यही है एथिक्स। तो आप इसको, मुझे नहीं लगता कि आप इसको फिल्म्स के बाद करना चाहोगे, इसको आपको पहले ही कवर करना है। तो ये है 250 मार्क्स। तो एथिक्स को अच्छा खासा 1 महीना दिया जाएगा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि IR के थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको फिल्म्स में भी दिखते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में इसके आते हैं।
फिल्म्स में भी आपको थोड़ा बहुत मदद करेगा और इनको हम 15-15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बहुत बल्कि नहीं होते हैं, बस पता होना चाहिए कि टू द पॉइंट हमने क्या पढ़ना है, दैट्स इट। तो जो सेकंड फेज़ है हमारा, तो वहाँ पे 2 महीने हैं और हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाला जो अगला फेज़ होगा, फिर अगेन वापस हम आ जाएंगे अपने रिमेनिंग कोर सब्जेक्ट्स पे। तो एक हो गया एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, इसके लिए हमने 2 महीना दे रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 महीना इसलिए दे रखा है, वैसे तो ये 40-45 डेज में कवर हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पे ना आप अपने कोर्स सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करोगे, क्योंकि आप एग्जाम के आप बहुत नज़दीक हैं। मतलब एग्जाम में अब आपके प्रीलिम्स के लिए आपके सिर्फ 4 महीने बचे हैं, ठीक है। अब ये सोचो कि 4 महीने हैं, तो यहाँ पे आप अपना जो कोर सब्जेक्ट्स का जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ऑब्वियसली आपको, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन चलेगा और इसीलिए आप यहाँ पे 1 मंथ दे सकते हो, यहाँ पर भी 1 मंथ दे सकते हो, ताकि एनवायरनमेंट डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा आप पढ़ रहे हैं, आराम आराम से लेके चल रहे हो और बाकी टाइम आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर रहे हो। अब देखो इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, बहुत सिंपल है। मैंने ऐसा क्यों डिज़ाइन किया इसको, देखो मैंने इसलिए डिज़ाइन किया, मान लीजिए आपका मई में प्रीलिम्स है, ठीक है, मई में आपका है प्रीलिम्स। आखिरी के जो 3 महीने होते हैं हमको प्रीलिम्स के लिए देने होते हैं मिनिमम, कि भाई 3 महीने हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या एडवांटेज दिया कि लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं, जो हो गया आपका अप्रैल और मई, ठीक है, अप्रैल और मई, तो 2 मंथ्स तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है ही हैं, लेकिन इससे पहले के जो 2 महीने हैं, जैसे एक में आपका एनवायरनमेंट और एक में आपका साइंस एंड टेक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक एक बार पढ़ो आप, 1-1 महीने का टाइम है, पढ़ने के बाद उसी टाइम रिवाइज भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो कुल मिला के बात यह है कि आपको प्रीलिम्स के लिए 4 मंथ्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अप्रैल मई में, और यहाँ पर भी अपने कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे और अप्रैल में भी और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि एग्जाम से पहले आपको 4 से 5 बार रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट। और अगर मान लीजिए कि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक को मैं मेंस के सब्जेक्ट से पहले करता, तो होता कि आपको फिर से यहाँ पे और अच्छा खासा टाइम देना होता। तो ये बेटर ये कि एक बार में उसको पकड़ो, अच्छे से करो, एंड दैट इज़ इट। क्योंकि करंट ओरिएंटेड है, बस आपने ये मेक श्योर करना है कि स्टार्टिंग से ही एनवायरनमेंट, आपकी इकोनॉमिक्स और आपका ये साइंस एंड टेक, इनके करंट अफेयर्स आपने अच्छे से रेडी करने स्टार्टिंग से ही। सिर्फ करंट अफेयर कवर करने से ही 30-35% प्रिपरेशन आपकी वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये है सिंपल सी बात। और ऑब्वियसली ये मैं आपको सिर्फ प्लान बता रहा हूँ, आगे मैं सिर्फ आपको टारगेट्स दूंगा और उन टारगेट्स में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मेंशन्ड होंगी। आपको खुद वहाँ पे चिंता नहीं करना कि यार अब ये आ गया महीना, मेरे को ये प्लान करना है, कुछ नहीं करना आपने। आपका सिर्फ एक ही टास्क है, जस्ट फॉलो द टास्क दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, दैट्स इट। और उसी में सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट का प्लान रहेगा, ऑब्वियसली फिल्म से 2 महीने पहले, बहुत सिंपल है एज ऑलवेज, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। वहाँ पे कोई नया कंटेंट नहीं उठाना होता है, वहाँ पे मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ना है, नो ऑप्शनल, नो आंसर राइटिंग, नो मेंस रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, कुछ नहीं, सिर्फ जो आपने साल भर से पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, जो भी शॉर्ट नोट्स आपने रेडी करे उनको रिवाइज करना है। जस्ट हैव टू प्रैक्टिस सम फुल लेंथ मॉक्स एंड मैक्सिमम फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। तो वो भी वक्त आने पे आपको बताएंगे। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि देखो भाई, ये है आपका सिलेबस, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी होगी। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, दैट्स इट। और उसके बाद एक पार्ट को मैं पिक करूंगा, ठीक है, उसमें आपको वीकली मैंने टारगेट दिया, ठीक है, आपको दिया वीकली टारगेट कि भैया इस हफ्ते का टारगेट है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के ये नोट्स और लेक्चर्स, और उसी में से आपको उसके नोट्स दिए जाएंगे टारगेट के, उसी के आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, उसी में आपको बताया जाएगा कि रिवीजन कितना और कैसे करना है, उसी का आपको वीक के बाद में, यानी कि जो हफ्ते के एंड में, आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज़ इट, ठीक है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि जो आपको ये वीकली टारगेट दिया है, आपने सिर्फ उसको
डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, दैट्स इट। आपने यहाँ चिंता नहीं करनी है कि भाई ये सिलेबस है, पॉलिटी कब कवर होगा, इको कैसे कवर होगा, कब होगा, कुछ नहीं करना है। मैंने वो सारा प्लान बना दिया है, सारा एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड, और मैंने आपको दिखा भी दिया है, बस आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे यही सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, देखो हमारे पास टाइम है बहुत लिमिटेड, स्पेशली जो 25 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास। यहाँ पर अगर आप ढिलाई दोगे तो दिक्कत होगी। देखिए हमने प्रॉपर टारगेट सेट कर रखे हैं, भाई इस वीक का ये टारगेट है, इस वीक का ये टारगेट है, लेकिन अब ये सोचो कि अगर आपका एक हफ्ता बीच में मिस हो जाता है तो इसका बर्डन आ जाएगा आपका अगले वाले हफ्ते में। अब एक हफ्ते में आपको 2 हफ्ते के टारगेट पूरे करने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। फिर वहाँ आप पे बर्डन आएगा, प्रेशराइज वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, फिर यहाँ पर भी आप ढिलाई दोगे और ये लूप में फंस जाओगे। ये गलती नहीं करनी है। एक बार अगर बीच में आपका कंसिस्टेंसी बिगड़ गई तो आगे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, और मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि मेक श्योर करिए कि ऐसा ना हो। और अगर एक जो हफ्ते का टारगेट है, कोशिश ये रहती कि हमारा 6 दिन में वो कवर हो जाए, क्योंकि 7वें दिन होता है टेस्ट, तो 6 to 7 डेज़ मैक्सिमम। मान लीजिए कि अगर 6-7 दिन में कवर नहीं हुआ तो 1-2 दिन आप एक्सटेंड दे सकते हो, अपने आपको एक्सटेंशन दे सकते हो, देन यू हैव टू कवर द टारगेट। स्किप मत करिएगा, और एक बार स्किप करने की हैबिट डेवलप होगी ना तो फिर सारी चीज़ें स्किप करते रहोगे, दैट्स इट। तो आपका काम सिर्फ इतना है, जो आपको बताया जा रहा है ये करना है, ऐसे करना है, प्लीज़ फॉलो इट। यूपीएससी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए वीकली असाइनमेंट में जैसे मैंने कहा आपको, भाई आपको टारगेट बताया जाएगा, ठीक है, कि इस हफ्ते का आपका ये टारगेट है। टारगेट मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि वहाँ पे आपको सब कुछ बताऊंगा कि ऑप्शनल कैसे मैनेज करना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कब देना है, कैसे देना है, और करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है, जीएस को कितना टाइम देना है, लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा उसी में आपको लेक्चर्स एंड नोट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद जो मान लीजिए कि 7 डेज़ है, ठीक है ना, जैसे 7 डेज़ हैं, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। फर्स्ट को आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, 1st से 6th तक आपने टारगेट कंप्लीट किया, और 7th को टेस्ट अपलोड होगा, और 7th को आपने टेस्ट लगाना है। बहुत सिंपल है। जो भी आपको टारगेट मिल रहा है उसी टारगेट पे, इनफैक्ट जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसी कंटेंट पे क्वेश्चन बनेंगे 100 MCQs के, और साथ ही साथ आपके आंसर राइटिंग के लिए 10 क्वेश्चंस, और उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा एक पॉइंट फॉर्मेट में, ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन को मुझे लिखना कैसे है, इसकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। इस पर भी आगे थोड़ा बात करेंगे। तो ये आपका कंटेंट है। उसके बाद आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वीकली बेसिस पे एक PYQ सेशन रहेगा, जिसमें कि प्रीलिम्स के 25 क्वेश्चंस, साथ में मेंस के 5 क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाएगा। यानी कि डे या वीक 1 से ही मेरा फोकस ये रहेगा कि एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग भी आपको धीरे धीरे समझाई जाए। तो ये मान के चलीजिए कि जो लास्ट 10 ईयर्स हैं हमारे, आई थिंक 2013 से लेके 2023 तक, तो आपको सबके PYQs का एनालिसिस वीडियो मिलेगा वीकली बेसिस पे। तो हफ्ते में आपने सिर्फ एक वीडियो देखना है। उससे पहले मैं आपको अपने शॉर्ट PYQ के सेशंस प्रोवाइड करूंगा, यानी कि वो आपके वीकली वीक 1 के टारगेट होंगे। तो वो बल्क में मैंने 18-20 वीडियोस बनाए थे काफ़ी टाइम पहले। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है वो, उससे एक पूरी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको एग्जाम की। तो सिलेबस की कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई थी। तो पहला वही टारगेट रहेगा। उसके बाद ये जो दूसरे सेशंस होंगे PYQs के, ये वीकली बेसिस पे आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। अगेन खुद से आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे जो टारगेट होगा आपका वीकली, जो टारगेट वीडियो होगा ना, उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसमें मैं सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे कैसे आपको मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद एक है लाइव सेशन। देखो लाइव सेशन का मैंने जैसे जिक्र किया था, तो लाइव सेशन का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। जैसे मैंने आप लोगों को वीकली टारगेट्स दिए, एंड उसके बाद जाहिर सी बात है बहुत लोगों को दिक्कत आ सकती है उन टारगेट्स को फॉलो करने में। कईयों का कॉलेज होता है तो टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है, कोई वर्किंग पर्सन है तो वो फॉलो नहीं कर पाता है टारगेट्स, किसी का मिस हो जाता है, किसी को कन्फ्यूजन आती है कि कितना टाइम मैं एलोकेट करूँ। तो इस तरीके से मैं एक जैसे वीक में एक लाइव सेशन लिया करूँगा, मतलब लाइव आऊँगा, और वो लिंक आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी ये इश्यूज़ हैं या इस तरीके का एक मोटिवेशनल टॉक हो गया कि भाई हफ्ते भर में कैसा प्रोग्रेस था एस्पिरेंट्स का, और आने वाले टाइम में कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो इस तरीके का वो सेशन होगा। तो काइंड ऑफ जस्ट ये होगा कि हाँ लाइव में आई विल बी कविंग, और थोड़ा सा आप लोगों को एक वो जो डायरेक्शन में आप थोड़ा बने रहें और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे आगे के लिए, इस तरीके का वो सेशन होगा, ठीक है। चलिए
ये है सबसे इंपॉर्टेंट वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। देखो व्हाट आई फील इज़ कि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बैच का, क्योंकि यार देखो ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में लेक्चर नोट्स कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक किसी भी कोचिंग का, किसी भी मेंटर का, किसी भी एजुकेटर का कहीं पर भी मिल जाता है, बट ये वो चीज़ है जो शायद अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पोर्टल पे सबमिट कर दो, वो कर दो, वो बहुत आसान होता है कि हाँ भाई पोर्टल बना दो और वहाँ पे अपना सबमिट कर दो, 2-3 मेंटर कोई भी रैंडमली वो चेक कर लेंगे। यहाँ पर चीज़ें मेरे पास आ रही हैं डायरेक्टली। ये चाहता मैं टीम को भी भिजवा सकता था कि भाई ठीक है टीम का नंबर है, टीम को भेज दो, बट आई वॉन्ट टू सी पर्सनली कि यार जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट जुड़ा है मेरे साथ, मैं उसको पर्सनली देखना चाहता हूँ कि यार मेहनत कौन कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी, है ना। तो जो मेहनत करेगा तो सबके लिए सारी चीज़ें बराबर हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन जो मेहनत ज़्यादा करेगा, जो एफर्ट ज़्यादा दे रहा है, जो दिख रहा है कि यार ये मेहनत कर रहा है, दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बट स्टिल दिस पर्सन इज़ गिविंग मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली मैं भी तो उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा ना। तो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। तो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे। आपने मुझे 2 चीज़ें भेजनी है, ठीक है ना। बहुत सिंपल, आपने सीधे मुझे भेजनी है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने मुझे भेजनी है और कैसे भेजनी है, ये भेजने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहला, आपको जैसे मैंने वीकली टारगेट्स दिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको वीक 1 का टारगेट दिया। वीक 1 का टारगेट मैंने आपको दिया कि भाई ठीक है, ये कुछ 4-5 वीडियोस हमने डाली हैं, इनको देखिए। ये मैंने कुछ PYQ के सेशंस डाले हैं, इनको देखिए। ठीक है, डेली बेस पे आप न्यूज़पेपर के नोट्स रीड करिए, और थोड़े मैंने सिलेबस के वीडियोस डाले हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आपके टारगेट्स हैं जो मैंने आपको दिए। अब आपका टास्क क्या होगा, टारगेट्स का कंसेप्ट क्या रहता है कि टारगेट्स हम संडे को डालते हैं। ठीक है, संडे को आपको टारगेट्स मिलेंगे, और मंडे से सैटरडे और या मैक्स टू मैक्स संडे आपने उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। देन ऑन संडे को आप मुझे अपना एक वॉइस नोट छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, आप के पास 2 ऑप्शन है। आप या तो मुझे वॉइस नोट सेंड कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट रखिएगा प्लीज़, है ना, बहुत बड़ी बड़ी वॉइस नोट मत सेंड करिएगा। आपने सिर्फ ये बताना है कि हफ्ते भर में मैंने क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट किए, क्या क्या मैं फॉलो किया, क्या क्या नहीं कर पाया, और कैसा मेरा हफ्ते का जो एक्सपीरियंस था, कैसा मेरा प्रिपरेशन चला, ये आपने शेयर करना है मेरे साथ। या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है वॉइस नोट में, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं कि ठीक है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं कि जैसे आई थिंक जैसे हमारा कंसिस्टेंसी चैलेंज भी चलता था ना, ये सारे टारगेट्स, तो आप टेक्स्ट में लिख सकते हो कि ठीक है PYQs, जैसे आपने कहा कि हाँ ठीक है PYQs डन, न्यूज़पेपर डन, वीडियोज़ डन, और कोई जो कंप्लीट नहीं हुआ उसमें आप क्रॉस कर सकते हो। एंड उसके बाद आप कुछ लिखना चाहते हो कुछ, तो आप लिख सकते हो। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपने अपनी रिपोर्ट मुझे भेजनी है वीक 1, उसके नीचे जो भी आपकी रिपोर्ट है ऐसे आपने भेजना है। मेंशन जरूर करिएगा कौन सा वीक है, ये रिक्वेस्ट है, चाहे आप वॉइस नोट भेजें या टेक्स्ट करें, ये मेंशन जरूर करिएगा कि ये कौन सा वीक है। मेरे लिए भी थोड़ी आसानी होगी, और उसके बाद क्या होगा कि वो चैट में पूरा दिखता रहेगा ना कि भाई कितने हफ्ते आप रेगुलर थे, कितने हफ्तों से आप रेगुलरली मुझे भेज रहे हो। कहीं पे अगर मान लीजिए आप रेगुलर हो और आपका मैसेज नहीं आया, तो मैं भी आपको टेक्स्ट बैक करूँगा कि भाई कहाँ हो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ भी रहेगा। ठीक है, मैं इन चीज़ों में बहुत अवेयर हूँ यार, मैं हर इंसान की एक्टिविटी को बहुत ही बारीकी से नोटिस करता हूँ। और ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे एस्पिरेंट्स लिए, 1000-2000 कुछ नहीं लिया हमने, मुश्किल से 300-400 का ही टारगेट है। एंड धीरे धीरे करके ये मैं एस्पिरेंट ले रहे हैं। आपने देखा होगा मैं प्रमोशन वीडियो कुछ नहीं डाला है, एक बार वीडियो बनाया था, और वीडियो में थोड़ा बहुत जिक्र कर देता हूँ क्योंकि जितने चाहिए थे ठीक है, फाइन है, बस ये है कि लिमिटेड है। आई एम हैप्पी विद इट, एंड इसलिए कम स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए बहुत आसान होता है ट्रैक करना। तो आई विल बी कीपिंग अ ट्रैक ऑन एवरीबडी, बहुत ही बारीकी से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया है, आप बस भेज दीजिएगा कि वीक 1, और उसके बाद वॉइस नोट और टेक्स्ट। दूसरी जो चीज़ आपने मुझे भेजनी है वो है टेस्ट के मार्क्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी OMR में, OMR शीट में। देखो टेस्ट यार ना प्रॉपर लगाइएगा, डोंट टेक टेस्ट फॉर ग्रांटेड। वीक 1 से देखो आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप टेस्ट लगाओ। अब ये मान के चल लीजिए कि आपको बेसिकली करंट अफेयर्स का भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिकली क्या है कि जो आपको टेस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, हर संडे को टेस्ट डलेगा,
जो आपका टारगेट डला उसके 1 हफ्ते के बाद टेस्ट डलेगा। आपने टेस्ट को लगाना है। OMR शीट भी हम डाल देंगे। OMR शीट का सैंपल मैं डाल दूंगा, उसको प्रिंट आउट करा के रख दो 15-20 कॉपीज़। एंड OMR पे आपने टेस्ट लगाना है प्रॉपर 1.5-2 घंटे का। एंड वो OMR शीट के साथ आपने मुझे प्रॉपर भेजना है अपना स्कोर कार्ड। अब थोड़ा इसको मैं ज़रा समझा देता हूँ। देखिए, आप कैसे भेजेंगे मुझको टेस्ट, ठीक है। तो आप टेस्ट कैसे भेजेंगे, फॉर एग्जांपल आपने लगाया टेस्ट 1, तो आप ऐसे भेजेंगे टेस्ट 1। पहले तो OMR शीट की फ़ोटो खींच के भेज देना कि भैया देखो मैंने OMR में लगाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी से आपकी प्रैक्टिस बने। साथ में आप लिखेंगे टोटल अटैम्प्ट, भाई आपने टोटल कितने अटैम्प्ट किए क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और आपका स्कोर, ठीक है। कितना स्कोर आ रहा है तो आपने मुझे प्रॉपर इस तरीके से अपना पूरा रिपोर्ट भेजना है कि ये टेस्ट मैंने लगाया है और मेरे इतने इतने स्कोर है। बहुत सिंपल है ना। आई थिंक इसको इतना समझाने की नीड नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट सुनते नहीं है सही से, गलतियाँ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक वे में चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है, मुझे भेजनी है, बस इतना सा आपने करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बस तो ये चीज़ें हैं। अब ये सोचिए कि हर हफ्ते आप मुझे टेस्ट भेजेंगे, वॉइस नोट भेजेंगे, या फिर जो भी आपका वीकली जो भी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है टेक्स्ट में भेज रहे हो, वॉइस नोट भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली मेरे लिए चैलेंजिंग तो होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मान लीजिए आपने अभी अपनी टेस्ट के मार्क्स भेजे या रिपोर्ट भेजा, तो ये मत सोचिए कि 15-20 मिनट में रिप्लाई आ जाए, क्योंकि इतने सारे लोग अपना वॉइस नोट टेस्ट ये सब भेजेंगे, तो मेरे को भी उनको रिप्लाई करते करते 6-7 घंटे तो लगेंगे। इसलिए मैंने सारा टाइम को अपना थोड़ा सा बचा के रखा है, जैसे कि यूट्यूब, सोशल मीडिया से काफ़ी टाइम काट दिया, एंड जो भी चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट सेट कर दी हैं, ताकि एटलीस्ट मेरे पास अब प्रॉपर मेरे बैच के लिए टाइम रहे, दैट्स इट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सबकी क्वेरीज मैं अच्छे से सुनूंगा, ध्यान से देखूंगा, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स विल बी। और इतना इम्पेशेंट मत होइए भाई, साल भर है, हम ऑलरेडी 2-3 साल के लिए हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1-2 हफ्ते में पूरा सब कुछ पूछूं बता दूं। साथ में कनेक्टेड हैं लंबे समय के लिए, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी, धीरे धीरे आपके डाउट्स आएंगे, वो क्लियर होंगे। तो पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाने की बिल्कुल नीड नहीं है। तो आपने अगेन बता देता हूँ, 2 चीज़ें मुझे भेजनी है, अपना वीकली रिपोर्ट, ठीक है, और अपना टेस्ट मार्क्स, दैट्स इट। टेस्ट में भी MCQ वाले, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ महीने आंसर राइटिंग सेंड करने की नीड नहीं है, बाद में जब थोड़ा आपके हाथ सेट हो जाएगा, थोड़ा लिख पाओगे अच्छे से, तो आप आंसर राइटिंग के भी शेयर कर सकते हो। वो आने वाले टाइम पे मैं डिस्कस कर लूँगा उसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा था कि जो 25 और 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, तो आप लोगों की थोड़ी सी अप्रोच में चेंज है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बोली हैं, ये 2025 वालों के लिए, 2026 वालों के लिए और 2027 वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। फ़र्क क्या है ना, आप देखिए, इसको ऐसे समझिए कि भाई अगर कोई 2025 में अटेम्प्ट दे रहा है और कोई 2026 में अटेम्प्ट दे रहा है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। और जो प्लान मैंने बताया है, तो इसमें कितने चेंजेस करने पड़ेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो 26 या 7 में अटेम्प्ट दे रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात यह है कि जो 2025 में अटेम्प्ट दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा कि यार आप 8 घंटे के करीब पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। 8 घंटे के करीब थोड़ा अगर पढ़ाई कर लोगे आप लोग, तो आपके टारगेट्स बहुत अच्छे से कवर होंगे अलॉन्ग विद रिविजन। और जो 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर आप लोग 5 से 6 घंटा भी देते हो, तो आपका काम हो गया, पूरा बात बन जाएगी, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, दोनों के लिए जो चीज़ मैंडेटरी है, ठीक है, दोनों के लिए जो चीज़ मैंडेटरी है वो GS, ये दोनों के लिए सेम है। यानी जो मैंने जैसे कहा हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो मैं आपको टारगेट्स दूंगा, दोनों के लिए मैंडेटरी है, और ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 घंटे तो दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये लोग भी दे सकते हैं, और 25 वालों को तो देना ही है। दूसरी बात ये आती है, वो हो गया रिवीजन। रिवीजन हो गया, और थोड़े बहुत तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना हो गया। तो इस एक्टिविटी में भी आपको मुश्किल से लगेगा 1 घंटा, और ये भी मैंडेटरी है 26 वालों के लिए, रिवीजन एंड PYQ, दैट्स इट, ठीक है। अब बात ये है कि जो 25 में अटेम्प्ट दे रहा है, तो कम से कम उसको करंट अफेयर्स में 1 घंटा तो देना ही है दिन का,
ठीक है, 1 घंटा उनको देना ही देना है। अब जो 26/7 में अटेम्प्ट देंगे ना, तो ये उनके लिए ऑप्शनल है। करंट अफेयर्स उनको मैंडेटरी नहीं है डेली पढ़ना। आप हफ्ते में 2-3 दिन, मैं ये कहता हूँ जो मंथली आप जो 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको मंथली मैगजीन पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर मंथली मैगजीन कब से पढ़ना स्टार्ट करिए? अप्रैल 2025 से, जो 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो यानी कि आपका यहाँ का डेली का 1 घंटा बच गया। जो हम न्यूज़पेपर के नोट्स डाल रहे हैं, और न्यूज़पेपर के नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट न्यूज़पेपर के नोट्स हम रेडी कर रहे हैं। अभी तक जो हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं या जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ, वो न्यूज़पेपर के नोट्स अलग हैं। और आप लोगों के लिए अब सब्जेक्ट बेसिस पे, यानी कि अब हम जो न्यूज़पेपर के नोट्स डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें इमेजेस भी हैं, मैप्स भी हैं, और हर आर्टिकल के आगे सब्जेक्ट भी मेंशन कर रखा है कि ये किस सब्जेक्ट का आर्टिकल है और कहाँ पे आपको मदद करेगा। तो प्रॉपर है कि न्यूज़ में क्यों था, इससे रिलेटेड फैक्ट्स और इस रिलेटेड कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो जो अब न्यूज़पेपर के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे बैच वालों को, बहुत यूनिक होंगे, और वो आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लग रही है इस न्यूज़पेपर नोट्स में। तो वो आप पढ़ लेना, दैट्स इट। तो एक तो आपका 1 घंटा यहाँ बच जाएगा। दूसरी बात आती है लास्ट, ऑप्शनल। जो अभी 2025 में दे रहे हैं, तो उनको देखो, मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में डेली बेस पे 2 घंटा ऑप्शनल तो देना पड़ेगा, तभी आप टाइम पे ऑप्शनल कवर कर पाओगे। 4, 5, 6, 7, 8 के करीब आपकी पढ़ाई हो गई। अब जो 26/7 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो अगेन आपके पास जो ऑप्शनल है, तो ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है, डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2-3 दिन ऑप्शनल पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। बस इस तरीके से 26 वालों ने मैनेज करना है। तो यानी कि चीज़ें सेम है। जो वीकली टारगेट्स होंगे कि भाई मेन जो टारगेट होता है ना, वो जीएस का टारगेट होता है, तो वो सबको फॉलो करना है, दोनों को। ठीक है, जीएस के टारगेट्स दोनों ने फॉलो किए। उसके बाद जो रिवीजन है भाई, वो तो दोनों को ही करना है। फ़र्क बस इतना है कि जो 25 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। जो 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, हफ्ते में 1-2 बार थोड़ा बहुत अवेयरनेस के लिए नोट्स पढ़ लीजिए। हमारे न्यूज़पेपर के जो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे बहुत मस्त होने वाले हैं, उससे आपकी बात बन जाएगी। और जो वीडियो हम मंथली वाला वीडियो देंगे करंट अफेयर्स का, दैट विल बी सफिशिएंट। अगेन जो 25 में दे रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा मैंडेटरी ऑप्शनल को कम से कम स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कहा कि ये जो पहला फेज़ है, तो वहाँ पे आप 5-6 दिन ऑप्शनल को कम से कम पढ़िए। और जो 26 में अटेम्प्ट दे रहा है, तो वो अगर हफ्ते में 2-3 दिन भी पढ़ते हैं तो बात बन जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है, और इट जस्टिफाइज दी टाइम। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने कहा है कि रैंकर हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेल आता है कि ठीक है, आपका काम मुझे अच्छा लगा, एंड इट जस्ट कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड अगर एस्पिरेंट्स को मेरे एक्सपीरियंस से मदद मिलेगी तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी। तो उनका फिर उनसे बात हुई। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस निकाला, लेकिन मतलब मेंस लिखा था, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे थे। सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर द एग्जाम, और ऑब्वियसली जो सेकंड अटेम्प्ट था वो यूपीएससी जो पिछले साल पेपर हुआ था 2023 में, तो आपको भी पता है कि कितनी तगड़ी हवा बनी थी कि भाई टफेस्ट पेपर है। तो वी आर प्राउड टू हैव सच अ पर्सन कि भाई जो इतने टफ पेपर को जिन्होंने क्लियर किया है और वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त इंसाइट मिलेंगी, एंड इसीलिए उनके साथ मैं स्ट्रेटेजिक सेशंस करूँगा, जैसे कि बहुत अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करूँगा उनके साथ, और वो आप लोगों को स्पेशली प्रोवाइड करूँगा, नॉट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, द होल पर्पज़ इज़ कि यार एक इंसान जिसने अभी एग्ज़ाम निकाला है रिसेंटली, और वो भी थोड़ा सा वो एग्ज़ाम निकाला है जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और प्रीलिम्स में उनके, जैसे मैंने कहा कि 21 मार्क्स ज़्यादा थे आई थिंक प्रीलिम्स में। स्कोर कार्ड ऑब्वियसली जब सेशंस आएंगे उनके, तो आपको स्कोर कार्ड वो सब चीज़ें दिखाएंगे। तो प्रीलिम्स में आई थिंक 96 मार्क्स थे इन GS1, तो दैट इज़ ह्यूज स्कोर। कट ऑफ 75 थी। दूसरी बात है कि आंसराइटिंग में बहुत मदद करेंगे। डेफिनेटली आंसराइटिंग में एक अच्छा इंसाइट मिलेगा, आंसराइटिंग करनी कैसे है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वहाँ पर he'll be helping us। और दूसरी बात है कि इसमें भी मेरी चर्चा हुई है कि जो कुछ टफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैपिंग, ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपको इंटरनेट पे मिलती नहीं है, जैसे मैपिंग हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, है ना। और इसके बाद जैसे आपके छोटे जो सब्जेक्ट्स हो गए, यहाँ पे भी असिस्टेंस मिलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरीके के। तो और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर असिस्टेंस मिलेगा एंड क्वालिटी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ऑब्वियसली काफ़ी सारे नोट्स हैं रेडी, तो वो भी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, सीधे टॉपर के ही। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। एंड ये मान के चलीजिए कि ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम की पाबंदी रहेगी,
उनके पास, तो कोशिश हम करेंगे कि जो भी उनका आउटपुट है उसको हम मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। तो बाकी आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, किस वे में। यहाँ पे एक और चीज़ है, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट के रिलेटेड आप लोग बहुत परेशान थे। देखिए, सिंपल चीज़ बोल देता हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, सब के लिए आपको हम नोट्स एंड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है यार कि देखो, कुछ ऐसी बुक्स हैं ना जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, तो हम उनको मिस नहीं करना चाहेंगे, हम मतलब रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ना मैंडेटरी है, बट आई वांट कि एटलीस्ट वो बुक्स आप अपने पास रखो ताकि रेफरेंस के लिए आप उनको यूज़ कर सको। जैसे हमने पॉलिटी के आपको नोट्स दिए, तो ठीक है, जैसे आपको भी पता है लक्ष्मीकांत है, तो भाई रखने में कोई बुराई नहीं है, लेटेस्ट वर्जन एडिशन अपने पास रखिए। और मान लीजिए कोई टॉपिक में आपको डीप में पढ़ना है या किसी चीज़ को आपको थोड़ा और थरली पढ़ना है, तो आप बुक का रेफरेंस से उसको कवर कर सकते हो, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जब है कोई ऐसी बुक जिसने मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश किया है, तो उसकी मदद लेना कोई गलत बात नहीं है। एनसीईआरटीज़ में देखो, पहली चीज़ मैं बताता हूँ, दो तरह की एनसीईआरटीज़ हैं, जिनमें दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ एनसीईआरटीज़ को, 6 to 10 एंड 11-12। 6 to 10 एनसीईआरटीज़ आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 10 के हमारे नोट्स भी अगर पढ़ लोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड 6 to 10 बेसिकली ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल होती है, लेकिन आपको 11th क्लास की, ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी बाय कर लीजिएगा, बस मैं इतना बोलूँगा। इसमें जैसे पॉलिटी की आती है, ठीक है ना, पॉलिटी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी दोनों, हिस्ट्री की नहीं सॉरी ज्योग्राफी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ इट। ऑप्शनल अगर आपका सोशियोलॉजी है तो 11th-12 की सोशियोलॉजी पढ़ लीजिए, बस इतनी एनसीईआरटीज़ आपको चाहिए। और साथ में एक और है आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की। तो कहने का मतलब ये है कि 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ जो हैं, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप इनको बाई कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती है ना, आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, तो ये आप बाई कर सकते हैं। बस ये मुश्किल से कितनी 8-10 एनसीईआरटीज़ हैं, ये आप बाई कर लीजिए। इनके अलावा और एनसीईआरटीज़ आपको बाई करने की नीड नहीं है। स्टैंडर्ड बुक में देखिए, स्टैंडर्ड बुक में वही मैं बोलता हूँ, देखिए यार, पॉलिटी के लिए ना लक्ष्मीकांत हो गई, इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर लेना। उसके बाद इको से नितिन सर की किताब आती है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए मैपिंग, एटलस, दैट्स इट, बस। और एक एथिक्स के लिए आती है लेक्सिकॉन, बस। मेंस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स में बस यही आपको 5 किताबें चाहिए हैं, इनके अलावा आपको बाई नहीं किया। और ये भी मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। मॉडर्न में हम इतने अच्छे आपको नोट्स देंगे, शायद आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी क्योंकि ये वो किताबें हैं जो कि सालों साल से चलते आ रही हैं, और काफ़ी सारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने इसको फॉलो किया, तो हम नहीं चाहेंगे कि सामने वाला इन किताबों को अच्छे से पढ़ ले। ऑब्वियसली कंटेंट सेम ही रहता है, बट हम नहीं चाहेंगे कि वो दिमाग में वो थोड़ा भी डाउट नहीं छोड़ना चाहेंगे कि यार नहीं, ये इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने नहीं पढ़ी हैं, इनको रख लेना साथ में, बस थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वरना जो हमारा कंटेंट रहेगा उस पर आप स्टिक करोगे और इनको एज अ रेफरेंस के लिए यूज़ करोगे, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद PYQ के लिए आपने 2 बुक बाय करनी है, एक प्रीलिम्स के लिए अलग आती है और एक मेंस के लिए अलग आती है, ठीक है। अभी वैसे देखिए पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का, ठीक है, तो जो लेटेस्ट एडिशन है, तो अगर आपको पास लेटेस्ट एडिशन है तो ठीक है, और आप लेटेस्ट एडिशन बाय कर सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है। तो प्रीलिम्स के लिए अलग से आती है, तो प्रीलिम्स के लिए आप दिशा की बाय कर सकते हो, ठीक है। मेंस के लिए भी दिशा की बाय कर सकते हो, दिशा की भी अच्छी है, और अगर कोई और पब्लिकेशन आपको पसंद है तो वो आप बाय कर सकते हैं। बट कहने का मतलब है कि PYQ बुक होनी मैंडेटरी है, और ये तो मस्ट है। ये तो भाई देखो, सबसे पहले आपने इन्हीं बुक्स को बाय करना है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग आती हैं, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने कहा है कि भाई नोट्स हैं, हमारे नोट्स आपको मिलेंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग CSET के लिए CSET वाली वीडियो में आई थिंक मैंने बुक्स मेंशन कर रखी हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, न्यूज़पेपर के नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, बस। इसके अलावा अपने करंट अफेयर्स को देखना भी नहीं है कहीं से भी। न्यूज़पेपर के नोट्स बहुत ज़बरदस्त बनाए जा रहे हैं, आपने सिर्फ उस पर स्टिक करना है, एंड मंथली मैगजीन,
जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और अपनी न्यूज़पेपर नोट्स से ही हम उसको कंपाइल करेंगे, और लास्ट में और कुछ अगर टॉपिक्स मिस आउट हो गए वो हम अपनी मंथली वाले पे डालेंगे। करंट अफेयर्स के लिए हमारा कंटेंट दैट इज़ इट। इस बार मैं सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करूंगा कि आपको इधर उधर, इस बार क्या यही फोकस रहता है कि इधर उधर ना भटकना पड़े, क्योंकि एस्पिरेंट अगर इधर उधर भटकना उसने स्टार्ट कर दिया तो वो फिर वो दल में फंसता चला जाएगा, और ये काम आपने नहीं करना है। कितना पढ़ लोगे भाई, ये जो कंटेंट है कोई यही पढ़ ले तो बहुत है, इससे ज़्यादा फिर प्रैक्टिस ही करनी है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। टाइम बहुत लिमिटेड है। रिमेनिंग में देखिए कुछ नहीं है, सीसेट के प्रॉपर लेक्चर्स एंड नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैं चाहता हूँ जीएस पे आप थोड़ा फोकस करें, ऑप्शनल पे थोड़ा फोकस करें, उसके बाद हम सीसेट को इंट्रोड्यूस कर देंगे सिस्टमेटिक वे में। मैं बताऊंगा, मेरे काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक सेशंस मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम आने पे प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि नोट्स पे होगा, नोट मेकिंग कैसे करना है, ठीक है, पेपर कैसे लगाना है प्रीलिम्स का, उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, इस तरीके से लॉजिकल गेसिंग पे भी मैंने 4-5 सेशन बना रखे हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। डाउट्स है जैसे मैंने कहा है कि यार जस्ट सेंड मी, ठीक है। आपको जो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है वो इसलिए प्रोवाइड किया कि आपको परेशान ना होना पड़े, आपको गूगल में यूट्यूब पे इधर उधर ना भटकना पड़े। कुछ भी दिक्कत है, डाउट है, जस्ट व्हाट्सएप में, ठीक है। तो डोंट कंसिडर मी एज एन स्ट्रिक्ट टीचर, जस्ट कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, योर मेंटर। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं मेंटर हूँ। तो जस्ट कहीं पे दिक्कत इशू आता है बताओ मुझे, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अभी शर्माओगे तो एग्ज़ाम हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगेन जैसे मैंने कहा भाई हमारे साथ जो टॉपर कनेक्टेड हैं तो बिल्कुल ये मैं उनके हाथ ही छोड़ दूंगा, है ना। तो स्ट्रेटेजिक सेशंस बनवाएंगे भाई, ऐसे की अप्रोच बताइए कैसे प्रिपेयर किया है, तो वो सेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ख़त्म टेंशन, है ना। तो जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं तो सिंपल है, उनका असिस्टेंस लेंगे अच्छे से। एंड जो एक्सपीरियंस है भाई 2-3 साल का, और अब तो ऑफिसर हैं तो जाहिर सी बात है अलग ही लेवल पे रहती है पर्सनैलिटी, तो ये भी हम उनसे ही फीडबैक लेंगे। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक सेशंस मेरा ये प्लान है, मैपिंग हो गया, ऐसे होगा, आंसर राइटिंग हो गया, तो उनके साथ सेशंस करूँ और वो काफ़ी इंसाइटफुल सेशन होंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और वहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आप अपनी प्रेपरेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेम गोज़ फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में मैंने भी 16 वीडियोज़ की एक सीरीज़ बना रखी है, वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट एक बेसिक्स आपका क्लियर हो जाए आंसर राइटिंग के रिलेटेड। और उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन वाइज, यानी इस पेपर वाइज, जीएस पेपर वाइज, फिर हम सेशंस प्रोवाइड करेंगे, वीडियो सेशंस प्रोवाइड करेंगे कि भाई क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होनी चाहिए, कैसे हम अपने आंसर राइटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी, ठीक है, आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें कवर होंगी। एंड लास्ट में बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, पहली बात है कि यार वेबसाइट लिंक शेयर मत करिएगा किसी को, है ना। बहुत से लोग शेयर कर देते हैं, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर कर भी दोगे तो ऐसा नहीं है कि शेयर करके कोई बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो जाएगा। बट द पॉइंट ये है कि यार देखो, आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोगों तक ही सीमित रहें। बाकी ठीक है, व्हाट कैन आई डू इन दिस, है ना, क्योंकि मेन फीचर तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि वो व्हाट्सएप वाला है, बट फिर भी डू नॉट शेयर इट। क्योंकि देखिए, टीम को अगर थोड़ा आइडिया लगा कि दिस पर्सन इज़ शेयरिंग, तो वो फिर एक्शन लेंगे, तो दैट माइट नॉट बी इन माई कंट्रोल। तो आई थिंक ये जो वेबसाइट वाला ये डोमेन है, ये टीम मैनेज करती है, तो कोशिश करिएगा कि आप शेयर ना करें, क्योंकि अगर ये टीम को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया तो फिर वो एक्शन ले सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा वेबसाइट शेयरिंग विद अदर पर्सन, आपके यूज़ के लिए है। तो जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, आपको प्रोवाइड हो रही हैं, अच्छे से पढ़िए, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा है, देखिए जैसे मैंने कहा कि स्टडी रिलेटेड डाउट्स हैं, कोई भी आपके डाउट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टेंशन हो रही है, डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, प्रेशर हो रहा है, टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड आती है, जस्ट बी फ्री, विदाउट हेजिटेशन आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कभी भी करिए। ऑब्वियसली मैं जैसे फ्री होता हूँ सबसे पहले अपना बैच वाला व्हाट्सएप खोलता हूँ, जो भी क्वेरीज होती हैं उनको रिजॉल्व करता हूँ। ऐसा शर्माइएगा मत, जस्ट भेजिए आराम से, ठीक है। इन दी एंड आपका और मेरा गोल सेम ही है भाई, अगले साल एग्ज़ाम निकालना है, दैट्स इट। और जो भी टेक्निकल डाउट्स होते हैं, जैसे कि वेबसाइट मान लीजिए कभी खुलती नहीं है, या मान लीजिए कि जो टारगेट मैंने बताया है कि आपको नहीं मिल रहा है, कि PYQ सेशन कहाँ पर है, नोट्स कहाँ पर हैं, डाउनलोड नहीं हो रहा, या कुछ सेशन एक्सपायर हो गया, तो अगर इस तरीके के डाउट आप सीधे टीम को कॉल करिए,
जिस नंबर से आपको बिल आया था, है ना, जैसे आपको टीम ने बिल सेंड किया होगा, तो जिस नंबर से आपको बिल आया था वो मेन नंबर है टीम का, तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, सीधे कॉल कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट में कुछ भी दिक्कत इशू होती है तो आप सीधे उनको बता सकते हैं। और टीम का रिस्पांस नहीं आता 5-6 घंटे के अंदर या 3-4 घंटे के अंदर भी टीम का रिस्पांस नहीं आता, आप मुझे बता दो कि भैया मैंने टीम को मैसेज किया, टीम का रिस्पांस नहीं आया, फिर टीम की मैं अलग से क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और फिर भी देखिए, और कोई अगर आपका डाउट रहा या कोई चीज़ मैं शायद नहीं अगर बता पाया तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आपका कन्फ्यूजन रहता है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, आई थिंक मैंने कोशिश ये करी कि सारी चीज़ें क्लियर करूँ। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें मैंने प्लान करी है कि किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। आपका सिर्फ टास्क है उसको फॉलो करना, दैट इज़ इट। आप उसको फॉलो करोगे, जितना मैं बोलूँगा यू विल सी दी चेंजेस। और लास्ट में देखो, लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल जर्नी अहेड, और ये एक जर्नी ही है और थोड़ी लंबी जर्नी है, क्योंकि अब आप कम से कम 2-3 साल तक कनेक्टेड हो। तो मेक श्योर करिएगा कि यार इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, ऐसा मौका हर किसी को मिलता नहीं है। एंड मैं भी शायद ऐसा ये डायरेक्ट व्हाट्सएप वाला चीज़ नहीं, मैं शायद इसको लंबे समय तक कर पाऊँगा, बिकॉज बहुत चैलेंजिंग होता है। अब आप सोचो, इतने अगर 300-400 लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, वॉइस नोट सेंड करेंगे, तो मेरे को सोच के भी डर लग रहा है, बट दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। अभी ठीक है, अभी बिल्कुल पॉसिबल है करना, लेकिन आज से 2-3 साल बाद शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। और इसीलिए 25 और 26 का भी मैंने इसलिए मर्ज किया था, क्योंकि अगले साल मेरा कोई प्लान भी नहीं है नया बैच खोलने का, और ना ही मेरा ऐसा कोई मूड है कि यार मैं बैच पे बैच खोलूँ। द पॉइंट इज सिंपल, लिमिटेड एस्पिरेंट्स आए हैं, कनेक्टेड हैं, और उनको मैं अपना 100% दूँ, सारी क्वेरीज उनके, मतलब उनके साथ एक पर्सनल टच रहे, वो एक अच्छा खासा बॉन्ड रहे। ऐसा नहीं कि हाँ भाई बैच में एडमिशन ले लिया और मुझे पता ही नहीं कि कौन क्या है, तो इस तरीके से। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट माई पॉइंट इज़। सो दैट्स इट। तो आई होप ओरिएंटेशन वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और इसके बाद सीधे वीकली टारगेट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसके बाद एक जो हमारी जो टेलीग्राम जो प्राइवेट चैनल है, उस पर छोटा सा वीडियो डल चुका है, जिसमें कि मैंने समझाया कि ओरिएंटेशन वीडियो आपने कहाँ देखा है, उसी के थ्रू आप यहाँ आए हैं। टेस्ट कहाँ पे अपलोड होंगे, नोट्स कहाँ पे अपलोड होंगे, लेक्चर्स कहाँ पे अपलोड होंगे, तो वो छोटा सा वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो बेशक यू कैन लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।